आज फिर नए वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों को ये है जो कि उनके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट जो होते हैं उनको तो चलिए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने में जो ऑब्जेक्टिव जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फंडामेंटल। जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसका फंडामेंटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बात करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वो होती है जिसे हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम मीन्स हम समझ लो कि वॉल्यूम मीन्स यानी कहें तो एमएल, जिसे हम जो एमएल होता है जो लिक्विड होता है, लिक्विड को हम किस में लेते हैं? वॉल्यूम में लेते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन ऑफन यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड? ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होगा जब हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को एसिड बेस के साथ टाइट्रेशन करेंगे, तो उसमें जब हम यूज करते हैं टाइट्रेशन के दौरान स्टैंडर्डाइजेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है वो कौन सा होता है, किसे यूज करते हैं? तो वो हमारा होता है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, जिसको हम KHP के नाम से जानते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है तो प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज होगा नहीं, HCl होगा ही नहीं, क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सबसे पहले मेन प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंड पॉइंट, सॉरी, द पॉइंट इन टाइट्रेशन। क्या बोल रहा है कि द पॉइंट इन टाइट्रेशन वेयर द इंडिकेटर चेंज कलर इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां पे इंडिकेटर क्या कर देते हैं? कलर को चेंज कर देते हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे पॉइंट है। कलर चेंज कहाँ पे होता है? कलर चेंज होता है एंड पॉइंट पे। एंड यानी लास्ट का पॉइंट जो होता है, कौन सा? लास्ट का पॉइंट होता है, वहीं पे कलर चेंज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? देखिए, द इक्विवेलेंस पॉइंट इज थ्योरेटिकल। यदि हम बात करें कि आप कहेंगे कि सर इक्विवेलेंस पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट तो होगा, लेकिन एक किसमें होगा? थ्योरी में होगा। किसमें होगा? थ्योरी में होगा। थ्योरी में हम लोग यूज करते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, क्योंकि वहां पे एंड पॉइंट यूज नहीं करते। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व यानी क्या होता है? देखना, लुकिंग, सीन करना, देखना कि क्या हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट इट ऑब्जर्व। यानी लास्ट पॉइंट जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो हमारा पॉइंट होता है उसमें हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो ऑब्जर्व क्या होता है? एंड पॉइंट पे ही ऑब्जर्व होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड पॉइंट। ध्यान देना कि जब बात हो इंडिकेटर चेंज कलर इज कॉल्ड, तो एंड पॉइंट पे ही होता है। किस पे होता है? एंड पॉइंट पे होता है। मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी मोलरिटी क्या है? ठीक है, मोलरिटी क्या है? तो आप लोगों ने मोलरिटी पढ़े होंगे। मोलरिटी में मोल होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, या फिर मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। और उसे 1 लीटर में क्या करते हैं? सॉल्यूशन में डिजोल्व कर देते हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा। क्या होगा? मोल ऑफ सोल्यूट, उसे लीटर में डिजोल्व करते हैं, तो यानी
पर लीटर में डिजॉल्व करते हैं। किस में करते हैं? पर लीटर में। तो इसका करेक्ट आंसर मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। तो देखिए, मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन याद रखें। अ solution whose concentration is accurately known for titration is called। यानी कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन होता है, उसका हमें कंसंट्रेशन, हुज कंसंट्रेशन एक्यूरेटली नॉन फॉर द टाइट्रेशन इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? किसका हम कंसंट्रेशन जानते हैं? कौन से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेक करेंगे एक्यूरेटली? तो पहला चीज तो आ जाती है कि प्राइमरी कंसंट्रेशन या फिर प्राइमरी सॉल्यूशन होता है। पहला क्या होता है? प्राइमरी सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? प्राइमरी सॉल्यूशन। इसी को हम बोल सकते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड। दूसरा होता है जिसमें हम कंसंट्रेशन को चेक करते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी, या प्राइमरी के साथ साथ क्या होता है? सेकेंडरी। और एक हम उसको कंपेयर करते हैं जो कि हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, उसको देखते हैं। तो हमारे पास देखिए, पहला प्राइमरी है, दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड है। यहाँ पे टाइट्रेंट है और यहाँ पे बोथ भी है, बोथ सी एंड बी है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हम प्राइमरी जो हमारा होता है, ठीक है, वो तो होगा नहीं। प्राइमरी क्या होगा? होगा नहीं, क्योंकि उसमें हम यूज करते हैं प्राइमरी। लेकिन बट यहाँ पे होने वाला क्या है कि टाइट्रेंट होगा। क्या होगा? टाइट्रेंट होगा और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जब हम दो चीज के बीच में हम करते हैं, एक तो ये ब्यूरिट होती है। क्या होती है? ब्यूरिट होती है। दूसरा कोनिकल फ्लास्क होता है। दूसरा क्या होता है? कोनिकल फ्लास्क होता है। हम टाइट्रेट करते हैं किसको? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। किसको करते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, यानी बी और सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एसिड बेस टाइट्रेशन से होने वाला है। ठीक है, किससे होने वाला है? एसिड बेस टाइट्रेशन से होने वाला है। तो देखिए, इन स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या कह रहा है कि यदि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके बीच में हम क्या करते हैं? टाइट्रेशन करते हैं। तो जो उसका पीएच होगा इक्विवेलेंस पॉइंट पे, वो कितना होगा? ठीक है, यानी दो दो, यानी दोनों टक्कर के। कहने का मतलब कि एक यहाँ पे आदमी है स्ट्रॉन्ग और दूसरा यहाँ पे आदमी स्ट्रॉन्ग, दोनों में सेम एनर्जी है, सेम है, लेकिन एक का नाम क्या है? एसिड और एक का नाम क्या है? बेस। समझना, इन दोनों के बीच में क्या होती है? लड़ाई होती है। क्या होती है? लड़ाई होती है। तो इसके बीच में होने वाला क्या है? समझिए कि एसिड का जो रेंज होता है 0 से 7 होता है, ठीक है, और जो बेस का रेंज होता है 7 से 14 होता है। तो कहने का मतलब कि 0, 7, 14। तो जब एसिड लड़ता है और ये लड़ता है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? 7 होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर में आएंगे। क्या होंगे? दोनों बराबर में आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि 7। 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। 7 को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 होगा। आया समझ में ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच इंडिकेटर इज सोल्यूबल। बीच इंडिकेटर इज सोल्यूबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। कह रहा है कि वो इंडिकेटर कौन सा है जो सोल्यूबल होता है, कब? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो यहाँ पे देखिए, सोल्यूबल दोनों होते हैं। पहला तो होता है फिनोप्सिल इंडिकेटर, जिसका पीएच रेंज 8.2 से 10 तक होता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, जिसका 3.1 से 4.4 तक होता है। तो हमारे समथिंग समथिंग ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आइदर ए और बी, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे ए और बी दोनों दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी होगा, क्योंकि नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों हो सकता है। दोनों क्या है?
हो सकता है फॉर वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। कह रहा है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच यदि टाइट्रेशन हो तो इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है उसका पीएच कितना होगा, या पीएच क्या होगा, एसिडिटी होगा कि बेसिसिटी होगा कि न्यूट्रल होगा कि एक होगा। देखिए वीक एसिड क्या पूछा जा रहा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मतलब कि एक हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, एक हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले चलिए इसका हम आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बेसिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ द कंजुगेटेड बेस। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वीक एसिड, समझिएगा कि एक हमारे पास क्या होता है, पीएच स्केल होता है, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, पीएच स्केल होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम बोलते हैं क्या, एसिड, बार बार ये चीज बता रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। इसका रेंज 0 है, इसका रेंज 7 है, इसका रेंज 40 है। तो समझ लो कि इसके भी 0 से जो इसकी क्या होगी 0.6.9 होगी, और जैसे ही यहाँ पे होता है 7 हो जाता है, और जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है 7.1 से होता है, ठीक है। तो अब समझ लो इसको दो पार्टों में होते हैं। एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, बेस में क्या होता है, OH आयन पाया जाता है। तो 7 से जितना हाइड्रोजन आयन इधर क्या होगा, इधर की ओर जाएगा, उतना ही एसिडिटी बढ़ेगी, और जितना OH इधर की ओर जाएगा उतना बढ़ेगी। तो पूछ रहा है बीक, तो यहाँ से एक पॉइंट होता है, ये वाला हमारा एरिया क्या कहलाता है, बीक। ये वाला हमारे एरिया क्या कहलाता है, बीक। ये क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग, और ये वाला क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे पूछा है बीक एसिड, क्या पूछा है, बीक एसिड। तो बीक एसिड ए वाला एरिया होगा, ठीक है, लाइक दैट ए वाला एरिया होगा। और यहाँ पे क्या पूछा है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये देखिए इधर की तरफ जा रही है, तो ये किधर की बच रहा है, बेस की तरफ जा रहा है। तो इसका क्या होगा, बेसिक होगा, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ द कंजुगेट क्या होगा, बेस होगा। द रोल ऑफ एन इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन इज टू, रोल क्या होता है एसिड बेस इंडिकेटर का, ठीक है, जो हमारे इंडिकेटर होते हैं उसमें एसिड और बेस टाइट्रेशन के साथ इंडिकेटर का रोल क्या होता है। तो इसका रोल सीधा साधा ऑप्शन है कि इंडिकेटर हम क्यों यूज करते हैं, एंड पॉइंट पे कलर देखने के लिए, क्या होता है, कलर को ऑब्जर्व करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, चेंज कलर नियर इक्विवेलेंस पॉइंट, की जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट पे आता है वैसे उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज मेनली यूज फॉर, नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो होता है उसमें बात करेंगे, उससे रिलेटेड कि जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है, ठीक है, उसमें हम मेनली यूज क्या करते हैं। तो ध्यान देना कि कहीं पे भी यदि नॉन एक्वस की बात हो तो वहां पे हम लोग वीक एसिड और वीक बेस को ही यूज करते हैं, जो कि इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, किसमें होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। क्योंकि नॉन यानी क्या होता है, नहीं, नॉन यानी क्या होता है, नहीं, एक्वस यानी क्या होता है, वाटर। तो जो वाटर नहीं है, तो देखिए इनसोल्यूबल यानी घुलना, आसानी से घुल जाना, डिजोल्व हो जाना, इनसोल्यूबल यानी आसानी से नहीं घुलना या फिर घुलना ही नहीं। तो कह रहा है वीक एसिड वीक बेस इनसोल्यूबल इन वाटर, तो जो वाटर नहीं है वो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, क्लियर दैट। नेक्स्ट चलते हैं, कॉमन सॉल्वेंट फॉर टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। कहने का मतलब ये है कि कॉमन सॉल्वेंट कौन है, कि जब हम वीक बेस को टाइट्रेशन करते हैं इन नॉन एक्वस मीडियम में, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ही हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, एसिटिक एसिड सॉल्वेंट को यूज करते हैं। परक्लोरिक एसिड इज यूज एज टाइट्रेंट इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। परक्लोरिक एसिड जो होता है यानी HClO4, इसको हम बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। इसका यूज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने के लिए। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में क्या होता है, बिग बेस के लिए यूज हम करते हैं, क्योंकि नॉन एक्वस जो होते हैं बिग बेस होते हैं। बिग बेस के लिए अपन ग्लेशियल एसिटिक एसिड सॉल्वेंट जब यूज करते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं, इतना याद रखना है। वो बाय मिस्टेकली हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, चलिए उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटोमेट्री, अर्जेंटोमेट्री इज टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन्वॉल्व।
अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन, ध्यान देना कि कभी कभी क्वेश्चन आता है अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन, क्या होता है? अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन के नाम से क्वेश्चन आता है। तो अर्जेंटोमेट्री टाइट्रेशन में हम क्या देखते हैं? हैलाइड एंड सिल्वर को ऑब्जर्व करते हैं, हैलाइड एंड सिल्वर को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देना है, ठीक, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेशन यूज होता है उसमें, ठीक है। मोहर्स मेथड्स यूज बीच इंडिकेट, मोर्स को हम मोहर्स मेथड भी कहते हैं, ध्यान देना, नाम देना। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इसमें इंडिकेटर हम लोग मोहर्स मेथड में पोटेशियम क्रोमेट यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोटेशियम क्रोमेट, जो कि सिल्वर क्रोमेट एट एंड पॉइंट पे हमें मिलता है। बुलहार्ड मेथड इज यूज फॉर, बुलहार्ड मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? ठीक है, सबसे बुलहार्ड मेथड में हम लोग डिटेक्ट करते हैं क्लोराइड आयन को। क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं किसको? क्लोराइड आयन को। लेकिन उसके साथ साथ ही क्लोराइड आयन में क्या होता है? बैक टाइट्रेशन होता है, जो कि एक्सेस होता है किसका? सिल्वर का। और थायोसाइनेट जो कि Fe इंडिकेटर्स जो होते हैं गिव रेड, क्या बना देते हैं? गिव करके रेड, और बिच वो बनाते हैं, यानी ईंट की तरह एक कलर बनाते हैं, जिसको फेरस थायोसाइनेट के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? फेरस थायोसाइनेट के नाम से। तो बैक टाइट्रेशन एक्सेस होता है किसमें? इसमें। देखिए, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स यानी एक चीज है, कहने का मतलब यहाँ पे ए है, एक दूसरे बी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो साथ में ए भी बना लेता है। ये क्या होता है? हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, इसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो EDTA इज कॉमनली यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन बिकॉज इट फॉर्म, तो ये बनाता क्या है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में? तो इसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें ये होता है कि 1.1 का कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। किसके बनते हैं? 1.1 का कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जैसे हमने बताया ना कि ए और बी को मिलाएंगे तो ए बी बनेगा, तो 1/1 यानी 1:1 का कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि विथ मेटल आयन होते हैं, जिसको हम मल्टी डेंटेट्स लिगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं, मल्टी डेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर इज यूज इन EDTA टाइट्रेशन। जो हमारा एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर होता है उसको हम यूज करते हैं EDTA टाइट्रेशन में। तो किसके लिए यूज होता है एरियोक्रोम ब्लैक टी? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिसका pH क्या होता है? 10 होता है, और अमोनिया बफर में यूज करते हैं इसका, ठीक है, इतना याद रखना। मास्किंग इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन रिफर टू, जो मास्किंग इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन होता है वो किसके लिए रिफर करता है? तो याद रखना है कि प्रिवेंटिंग इंटरफेरेंस दैट इज यूजिंग साइनाइड टू मास्क CU। रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात करेंगे कि रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है। पर मैग्नोमेट्री द टाइट्रेंट यूज इज, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा परगनोमेट्री होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन में, वो हमेशा यूज करते हैं क्या? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? जो कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है, सेम सेल्फ इंडिकेटर होता है, और पर्पल टू कलरलेस होता है। पर्पल से क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। आयोडोमेट्री इन्वॉल्व किसके अंतर्गत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, आयोडोमेट्री की बात हो रही है तो ITU, जैसे देखो प्रेसिपिटेशन, आयोडोमेट्री टाइट्रेशन किस में हो रही है? टाइट्रेशन की बात हो रही है, तो टाइट्रेशन ऑफ I2 प्रोड्यूस फॉर रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स की बात हो रही है। इसमें देखिए रेडॉक्स रिएक्शन लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। बीच इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सी है रेडॉक्स टाइट्रेशन में? तो यही है, ठीक है, कौन सा है? पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट ही है, जो कि प्योर स्टेबल होते हैं, हाई मोलर मास वाले होते हैं। इन सेरीमेट्री
द टाइट्रेशन सेरीमेट्री में सेरिक अमोनियम सल्फेट का होता है, तो सेरिक अमोनियम सल्फेट का होता है, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेरिक अमोनियम सल्फेट नहीं है, लेकिन हम लोग उसको क्या यूज करेंगे, देखिए सेरिक अमोनियम सल्फेट, लेकिन यहाँ पे अमोनियम है नहीं, गायब है, क्या है, अमोनियम गायब है, तो सेरिक अमोनियम सल्फेट NH4 क्या होता है, NH4, ये हो जाता है सेरिक अमोनियम सल्फेट को हम यूज करते हैं। ग्रेविमेट्री एनालिसिस की बात करेंगे तो ग्रेविमेट्री एनालिसिस में बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ किसका होता है, ग्रेवी की बात हो रही है, ग्रेविटी की बात होगी, तो ग्रेविटी किसके अंदर होती है, ग्रेविटी किसके अंदर होती है, मास के अंदर होती है, तो ये देखिए मास ग्रेविमेट्री की बात हो गई। द सबस्टेंस वेटेड इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस इज, इसका तो कंफ्यूजन वाली है, चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। द प्रेसिपिटेट आफ्टर इग्निशन, जब हम उसे जलाते हैं, इग्निशन जलाते हैं, तब यूजुअली इन द स्टेबल नॉन कंपोजिशन बनते हैं। इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस द प्रेसिपिटेट शुड बी, क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट शुड बी कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल एंड प्योर, कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं बट प्योर होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हेल्प इन, डाइजेशन का क्या होता है, इसमें किसके अंदर हेल्प किया जाता है, तो इंक्रीजिंग पार्टिकल साइज, जो डाइजेशन वाली होती है पार्टिकल साइज को बढ़ाती है, जो कि ओस्टवाल्ड रिफाइनिंग रिड्यूस सरफेस एरिया एंड द इम्प्यूरिटीज को कोच कर। आप जुड़े रहें, ऐसे ही डेली क्यूज प्रिपरेशन होगी तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको वीडियो देखते रहना है, पढ़ते रहना है, सोचते रहना है।